आप सब तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 4 है। आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो देखिए, इस चैप्टर से आपको जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा जगह पे कौन सी जनजाति पाई जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें देखने को मिला है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तो देखिए कि 1895 में बिरसा नामक जो है एक व्यक्ति थे जो कि झारखंड के छोटा नागपुर के जंगल में घूमते हुए दिखे थे। तो बिरसा जो थे ना, ये खुद को क्या बोले थे कि ये भगवान का दूत है और ये इनका काम क्या है, और भगवान इसको भेजा है लोगों की रक्षा के लिए, ठीक है। और दीकू मतलब क्या होता है, जो बाहरी लोग, उसमें तो आपको पता था ना कि अंग्रेज लोग जो है आके इंडिया मतलब कि भारत को जो है अपना गुलाम बना लिए थे। तो इसका असर धीरे धीरे जनजातियों पे भी पड़ रहा था, ठीक है ना। तो दीकू बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। तो ये स्टेटमेंट जो है था ना, खुद बिरसा मुंडा ने दिया था। और कहा जाता है कि इनके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ थी, मतलब किसी की बीमारी को दूर कर सकते थे और छोटी सी ढेरी को वो कई गुना बढ़ा सकते थे। मतलब कभी कभी आप देखे होंगे कि गांव में क्या होता है, मौलवी लोग रहते हैं जो कि अगर कुछ बीमार उमार रहते हैं तो लोग उस तो वो झाड़ते हैं, नज़र उतारने का काम करते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि ये था कि ये जो है किसी भी बीमारी को दूर कर सकते थे। अच्छा, इनका जन्म एक मुंडा परिवार से हुआ था, ठीक है। और मुंडा जो है एक जनजातीय समूह है जो कि छोटा नागपुर में रहता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ये देखे थे ना कि जो आदिवासी समाज थे, ठीक है ना, उसमें मतलब जैसे कि हम लोग के जो समाज है उसमें कई नियम कानून है जो कि ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया है, रीति रिवाज है। लेकिन ऐसा जनजातियों में नहीं था, ठीक है। इसमें कोई सामाजिक भेद नहीं था, इसमें किसी भी तरह का नियम कानून उस तरीके का नहीं था। कोई भी सामाजिक मतलब यहाँ पे देख रहिए, जाति पर आधारित कोई भी समाजों में दिखाई नहीं देती थी। कोई भी सामाजिक भेद नहीं था, ठीक है। एक कबीले के सारे लोग, ये लोग जो है ना, एक कुटुंब, कुटुंब मतलब मेहमान होता है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना, तो उसको हम लोग कुटुंब कहते हैं हिंदी में, यानी गांव के भाषा में। जैसे अभी अभी तुम लोग रिलेटिव कहते हैं, तो रिलेटिव को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गांव यानी गांव के भाषा में कुटुंब कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कुटुंब। तो इस तरीके से जो है ये सब रिलेशन में बंधे हुए रहते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फ़र्क नहीं था। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। देखिए, झूम खेती क्या होता है, झूम खेती होता है ना, झूम खेती इसको हम लोग घुमंतू खेती भी कहते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए कोई लोग है, एक जगह पे ये ज़मीन सब्ज़ी उगा रहे हैं, ठीक, खेती कर रहे हैं। तो कुछ साल के बाद ये ज़मीन जो होती है ना, बंजर हो जाती है। तो फिर इस ज़मीन को छोड़ के जो है ये दूसरी जगह चले जाते हैं। तो मान लीजिए ये जंगल है दूसरी जगह, ठीक है। तो इसके पेड़ पौधा को ये साफ़ करेंगे, फिर लकड़ी जला, फिर वो उसको साफ करके जलाते हैं। उसकी राख को जो है ना, सब तरफ वो मतलब कि छींटते हैं। उस राख में क्या होता है ना, पोटास होता है। क्या होता है, पोटास होता है, जिससे मिट्टी जो होती है वहाँ का उपजाऊ हो जाता है। और फिर उसके बाद वो लोग खेती करते हैं, ठीक है। तो जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वो जब कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी, ठीक। पड़ती मतलब क्या होता है, खाली रहता था। पड़ती मतलब कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। आपको पता नहीं, कुछ साल तक अगर हम लोग मिट्टी में, यानी कुछ साल तक एक ही जगह अगर हम लोग खेती करें तो उसकी ज़मीन जो होती है ना, वो मतलब कि बंजर हो जाती है। तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं कुछ साल के लिए, ताकि वो दोबारा जो है उपजाऊ हो जाए। इसी को पड़ती कहा जाता है। महुआ तो एक फल होता है जिसे खाया जाता है और शराब बनाया भी जाता है इससे। साल क्या होता है, एक पेड़ होता है, ठीक है। कुछ शिकारी होते थे और संग्राहक। शिकारी संग्राहक मतलब तो जानते हैं ना किसको कहते हैं। मतलब कि जो शिकार करते हैं उसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह शिकार करते करते जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा के जंगल में रहने वाला गोंड जनजाति, देखिए ऐसे ही पूछा जाता है, ये गोंड समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, तो ये उड़ीसा के जंगल में रहते हैं। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे और हाथ लगता था उससे आपस में बांट लेते थे। वो जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे, और खाना पकाने के लिए वो साल महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजार में बेचते थे।
जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वो गोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। समझ में आ गया कि कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वो किससे लेते थे? गोंड समुदाय के लोग से लेते थे। क्योंकि इनका तो पैसा ही था ना का, ये जंगलों से जो भी वस्तु मिलती थी उसी से ये अपना पालन पोषण करते थे। तो इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलता था? तो कई बार तो चीज़ों की अदला-बदली आप देखे होंगे गाँव में भी। ये सब क्या होता है कि मान लीजिए आपको चावल लेना है, तो अगर आप धान ले जाके उनको दीजिएगा तो वो आपको बदले में चावल देंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से जैसे ये पलाश और कुसुम दे रहा है, तो इसको बदले में क्या मिलेगा? चावल मिलेगा। इसको कहते हैं अदला-बदली। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जो है, जैसे कि मध्य भारत में बेगा जनजाति है, ठीक है, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद की जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बेगा जनजाति जो लोग थे ना, वो सोचते थे कि हम लोग तो जंगल के संतान हैं और हम लोग बस जंगल पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। किसी का काम करना जो है, मजदूरी करना, ये अपने आप के लिए, इन लोगों के लिए अपमानजनक था, ठीक है। किसके लिए? बेगा जनजाति जो कि मध्य भारत में रहते थे। देखिए इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वो महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतें की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे, तो अब जानवर तो अब ऑब्वियसली बहुत लोग जानवर भी पालते थे, ठीक है। कृषि के साथ जानवर भी पालते थे और वो चरवाहे थे। मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों की रिवर लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती, तो आपको उसमें होता था ना कि जैसे कि अभी लोग जो है एक ही जगह रहते हैं। पहले क्या होता था ना, जैसे कि अगर मतलब कि जानवर भी पाल रहे हैं, तो जहाँ एक अभी घास है वहाँ कुछ दिन रहते थे, फिर मान लीजिए वहाँ का ख़त्म हो गया तो फिर दूसरे इलाका चले जाते थे। कभी एक जगह का पानी ख़त्म हो गया तो वो दूसरी जगह पे चले जाते थे। इस तरीके से ये लोग जो है घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर और आंध्र प्रदेश की लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो ये याद रखिएगा, पंजाब में रहने वाले कौन है? तो गुज्जर है, और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया है, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया है। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे, ठीक है। और कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप मतलब इससे पहले वाले प्रीवियस चैप्टर मतलब क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किए हुए थे। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त नहीं, खेतों में जाने का वक्त। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 से 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और गोंड समुदाय के बीच बिताए थे, और एल्विन द्वारा निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों में बंटवारों को समझा जा सकता है। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे टूटों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बाँस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए माघ में पुरुष ने बेवर की तरफ चले जाते थे और इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। वेरियल एल्विन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द गोंड्स वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित है। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं बेवर क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में घुमतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेवर, ठीक है। घुमतू खेती जो होता है मध्य प्रदेश में, उसके लिए बेवर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। तो अभी जैसे कि हम लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खेती करते हैं, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से लोग एक ही जगह खेती करते थे। क्योंकि खेती करने के लिए तो बहुत दिन तक रुकना पड़ता है ना एक ही जगह पे, क्योंकि पहले आप बीज बोइएगा, पहले मिट्टी कोड़िएगा, फिर बीज बोइएगा, फिर उसमें से फल उगेगा, फिर उसको काटिएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या घुमतू खेती करने वाले में मुकाबले ज़्यादा समय दिखाई देते थे। जंगलों में जंगलों में रहने वाले को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। ठीक है, देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि गोंड और संथाल जैसे एक ही जगह जो है ये लोग रहते थे, और ये शिकारी संग्राहक जो थे और जो घूमते खेती करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो ब्रिटिश को लगता था ना कि ये जो है इन्हें अस्थायी रूप से एक ही जगह पे इन्हें रहना चाहिए और इसे सभ्य बनाना चाहिए, ये ब्रिटिश को लगता था। देखिए औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। औपनिवेशिक युग आपको पता है ना, जैसे ब्रिटिश लोग आए हैं यहाँ पे इंडिया पे, तो इंडिया पे जो चेंजेस हमें देखने को मिला, ठीक है, इसका सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, हर चीज़ में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला। तो जब एक का दबदबा दूसरे पर पड़ता है तो उसको हम लोग औपनिवेशिक युग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, आदिवासियों मुखियाओं का क्या हुआ था। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वो अपनी इलाके का नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वो ज़मीन व वन प्रबंधन के अस्थायी नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांव पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनके शासकीय शक्ति छिन गई थी। तो यहाँ पे होना हुआ क्या कि जो पहले गांव के आदिवासी मुखिया होते थे, उन अभी भी मुखिया के पास तो शक्ति होता है ना। वो कुछ मतलब कि औरों से ज़्यादा धन होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ उन्हीं पे डिपेंडेंट रहता है। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये एक मतलब दायित्व तो था, लेकिन जितने भी मतलब कि शक्ति थी वो किसके पास चला गया था, ब्रिटिश के पास चला गया था। अब यहाँ पे क्या है, उन्हें अंग्रेज़ों का नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही, वो परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों की काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वो चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया और उन्होंने ये भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जैसे जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, अब ब्रिटिश को लगा कि नहीं, इन्हें तो एक जगह रहना चाहिए ताकि ये रेगुलर टैक्स दे। तो वो क्या किए, ज़मीन को ना सबके हिस्से में बांट दिए और क्या बोले कि और उसी के हिसाब से उसका लगान भी तय कर दिए। तो कुछ को भूस्वामी और कुछ को पट्टेदार घोषित कर दिए यहाँ पे। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं देते थे। ठीक है, तो इससे इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ ज़्यादा। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल में कुछ हिस्सों में घूमतू खेती की छूट दे दी गई। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि कभी पानी नहीं मिल रहा था, फिर अगर ज़मीन सूखा रहता था तो हल चलाने में भी प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए फिर इसके अगेंस्ट में काफ़ी विरोध हुआ था। फिर गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश जो है, वो मतलब कि जंगल में घूमंतु जो खेती होती है उसके लिए छूट दे दी है। वन कानून और उनके प्रभाव। देखिए, जन जैसे कि आपने देखा आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, अतः वन कानून में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भी बदलाव आया था, भारी असर पड़ा था। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारतें
लकड़ी पैदा होती थी, इन जंगलों में लोगों की स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत का काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे जैसे इन लोगों का लाइफ तो पूरा जो था मतलब कि जंगल पे ही डिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे ये क्या किए ब्रिटिश लोग, कुछ जंगल को आरक्षित घोषित कर दिए। मतलब जहाँ पहले लोग आके लकड़ी ये करते थे, फल इकट्ठा करते थे, जानवरों को शिकार करते थे, फिर झूम खेती करते थे, तो ये सब बंद हो गया। अब ये लोग जिएंगे कैसे? ठीक है। तो जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। और समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झुंड काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने के लिए भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ब्रिटिश सरकार फिर जो है मतलब कि रखो कि हाँ हम तो ज़मीन देंगे आपको। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन्हें जंगल में कुछ छोटी ज़मीन मिल गया। तो बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। उन्होंने नियम का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीके से चलते रहे राज्य जिन्हें सरकार गैर कानून घोषित कर चुकी है। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में संग्राम संग्राम द्वारा असम में और 1910 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1906 में जो है संगमा हुआ था असम में, और 1930 में जो है आपका मध्य प्रांत में। अब देखिए व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे। वह वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलाव से क्या असर पड़ने वाला था, ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखिए। 18वीं सदी में भारतीय रेशम के यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगा। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 या 4 रुपया मिलता था। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके से इन्हें लूटा जा रहा है। न्यायतकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिए को जमकर मुनाफा होता था। किसको मुनाफा होता था? बिचौलियों को। तो रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था और स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। बिहार के कोयला खनिक 1948 का देखिए यहाँ पे। 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दम घोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शारीरिक को तोड़ता था, शरीर को तोड़ता था, बल्कि ये खतरनाक था। वो अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर जो है मर जाते थे। काम की तलाश। तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दिखा। काम की तलाश में क्या है कि ये घर से जो है दूर जाने लगे। आदिवासी की दशा तो और भी ख़राब थी। 19वीं सदी के आखिरी से ये चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग हो गया था। उसमें असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया और इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नई करों और व्यवसायों
व्यवसाय व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने, और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था 1910, याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1940 में महाराष्ट्र में वली विद्रोह हुआ था। वली विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। वली विद्रोह 1940 महाराष्ट्र में हुआ था। बस्तर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था 1910 में। 1855 में संथाल में हुआ था संथाल विद्रोह। 31-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। इसके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियाँ चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय आखड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीब की से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा, और लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन ली थी। उन्हें कई बार समुदाय के सरदारों का विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डीक्यू की उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय का परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वो खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वो लोगों को याद दिलाते थे कि अपना साम्राज्य वापस लड़ रहे हैं, वापस लड़े थे। वो लोगों को याद दिलाते थे कि अपना साम्राज्य वापस पाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेते हैं। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ ही कुछ समय बिताया और उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगा। ठीक है, 1895 में क्या हुआ था कि बिरसा ने अपने अनुयायियों को से आह्वान किया और गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लिए। वो अतीत के ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अंग्रेजों की बिरसा आंदोलन ने राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये आंदोलन यहाँ पे देखिए, जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया था और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा भी सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गाँव का घूमने लगे और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों भाषाओं का इस्तेमाल भी किया था। ठीक है, उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण दिक्कू और यूरोपियों को तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दिक्कू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों का निशाना बनाने लगे। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आता है कि सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, बिरसा का हैजे से मृत्यु हो गया था और वो भी जेल में हुआ था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है किससे मृत्यु हुआ था, कहाँ से हुआ था। तो अब इससे औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, आपको तो पता होगा कि झारखंड का भी स्थापना जो है, इनका जन्म जो है 15 नवंबर में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। और 2000 में जो है झारखंड का स्थापना हुआ था, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है क्योंकि बिरसा मुंडा जो है ये आपका झारखंड के ही सुपुत्र है। तो ये था आज का क्लास। तो इसमें से जनजाति से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। और ठीक है, तो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो हमारा पहला तो इंटेंशन ही है 6 to 8 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना, एक एक पॉइंट को डिस्कस करना। पूरा चैप्टर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।